गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे हैं जो क्लास 10th पास आउट होके जो अभी 11th में आए हैं उनको सब्जेक्ट के विषय के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मेनली किस सब्जेक्ट के अंदर जाए स्टूडेंट या फिर उसके अंदर क्या स्कोप रहेगा, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अपन विशेष करके साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे कि 10th पास करने के बाद में स्टूडेंट यदि 11th के अंदर साइंस स्ट्रीम में भाग लेता है तो उसका क्या स्कोप रहता है, ठीक है ना, और उसके अंदर उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं इसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि क्लास 10th वैसे सभी पास आउट ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अब दिक्कत वाली बात ज़्यादा है क्योंकि बिना एग्ज़ाम जो पास हुए हैं उनके अंदर गुणवत्ता का कोई पता नहीं लग रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आपके सामने ये एक चुनौती भर रहेगा कि चुनौती रहेगी कि भाई किस तरीके से हम 11th के अंदर कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन स्ट्रीम आ जाती है साइंस खुद के अंदर ही। एक है जिसके अंदर एक बायो रहता है, बायोलॉजी रहती है, जीव विज्ञान का स्ट्रीम अंदर आता है, एक मैथ्स। ये तो दोनों वैसे साइंस में है और अपने आप में एक अलग परिपूर्ण जो है वो कृषि संकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि संकाय, एग्रीकल्चर। ओके, और ये एग्रीकल्चर, ये मैथ्स और ये बायोलॉजी, मैं आपको विस्तार से कहूँ कि आप सब्जेक्ट जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे 10th में 90+ हो गए हैं। तो वैसे पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 80% से ज़्यादा लोग 90+ ही है। तो यूँ मत समझो कि हम 90+ है, हमारा 90+ % है तो हम क्या पता क्या लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग की स्थिरता को रखते हुए, अपने खुद पर सेल्फ डिफेंस करते हुए, अपने खुद को पहचान करते हुए कि भाई मैं इस सब्जेक्ट के योग्य हूँ, उसकी ओर आपको सिलेक्शन करना है। जैसे अपन साइंस के अंदर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे, भाई देखो हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है। हिंदी और अंग्रेजी दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आप भले ही आर्ट्स में जाओगे, आप भले ही कॉमर्स में जाओगे, आप भले ही कृषि संकाय में जाओ, आप साइंस बायो में जाओ या मैथ्स में जाओ, कोई भी संकाय में जाओगे आपके लिए दो सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं तो आपके सामने दो बात बनती है कि इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट आते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। तो अपन कहेंगे एक रहेगा आपका जीव विज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? एक सब्जेक्ट रहेगा जीव विज्ञान, एक आपके सामने रहेगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बोलते हैं जिसको, एक आपके सामने रहेगी फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, अंग्रेजी, हिंदी, और ये आपके सामने कितने सब्जेक्ट रह गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। ये बोर्ड के अंदर 500 नंबर के रहेंगे, 500 मार्क्स के अंदर से आपको आउटपुट निकालना है। तो ये तो एक बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट के सब्जेक्ट हुए। यदि स्टूडेंट मैथ्स लेने जा रहा है, यदि वो गणित लेने जा रहा है, उसका गणित में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो गणित ले सकता है। तो इसके अंदर भी सब्जेक्ट क्या रहेंगे? इसके हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी, हिंदी और अंग्रेजी तो कंपलसरी रहेगी, लेकिन इसके बाद जब हम बात करेंगे तो आपके सामने रहेगा जीव विज्ञान की जगह आ जाएगी गणित। बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे, रसायन आपकी सेम रहेगी और फिजिक्स भी आपकी सेम रहेगी। फिजिक्स जिसको भौतिकी विज्ञान कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहते हैं, तो ध्यान रखना, रसायन जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, गणित जिसको मैथ्स कह रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट हुए। तो ये भी आपके बोर्ड्स के अंदर कहें या 11th के अंदर कहें, एक तरह से कितने मार्क्स का हो गया? 500 मार्क्स का एक एग्जाम हो गया।
ठीक है ना। इसी तरीके से आपके सामने एक आर्ट्स, जो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई अपने परसेंटेज कम बने हैं या अपन को ऐसा हासिल नहीं कर सकते लक्ष्य, या फिर आपको ऐसा उम्मीद भरी जो अपन कह रहे हैं, जो उनकी उम्मीद रहती है वो बिल्कुल बिखर चुकी होती है, क्योंकि उनके पास में एक ही ऑप्शन रहता है, यार कुछ नहीं यार रहने दो, अपन आर्ट्स ले लेंगे। अरे आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी काफ़ी गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे आपको ये तथ्य और जानकारियाँ जुटानी पड़ती है और याद रखनी पड़ती है, जो काफ़ी कठिन होती है। साइंस से आर्ट्स एज ए कठिन है, समझे तब तो। और अपन कहें कि इस तरीके से आपके पास एक और ऑप्शन रहता है जो आर्ट्स की ओर जाने वाले, उनके लिए एग्रीकल्चर, कृषि संकाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये डेफिनेटली ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लगभग यदि रिटर्न में एग्जाम हो तो भी आप 90+ रहने की गुंजाइश रहती है आपकी। आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 95 तक जा सकते हैं। इसमें भी बच्चे बायोलॉजी के अंदर 100% अंक 100 में से 100 हासिल कर चुके हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत है, सेलेक्ट करने की जरूरत है कि हम कृषि संकाय में जाएं तो हमारे पास में कौन से सब्जेक्ट रह सकते हैं। कृषि संकाय की बात करेंगे बेटा तो अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर भी हिंदी और इंग्लिश सेम टू सेम रहेगी। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन? हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन इसके बाद अपन बात करें 3 सब्जेक्ट और रहते हैं, वो कौन होते हैं? वो रहता है एक कृषि विज्ञान, जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। और एक सब्जेक्ट जिसके अंदर होता है अपन कहते हैं कृषि जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान। और एक सब्जेक्ट रहेगा कृषि रसायन विज्ञान। अब कई स्टूडेंट के सामने एक ये रहता होगा कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो क्या पता कितनी हार्ड रहेगी, क्या सब्जेक्ट रहेंगे। मैं आपको विशेष करके कृषि संकाय पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर है और वो आगे कंपटीशन बहुत कम है एग्रीकल्चर के अंदर, आप अपना स्कोप इसके अंदर बना सकते हैं, आप अपने जॉब के निकट पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपका पास में एग्रीकल्चर संकाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेलेक्ट करने के लिए, जबकि इसमें दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान जो 3 सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता होगा? तो मैं कहूँ कि कृषि विज्ञान आप समझ गए होंगे कि खेती किस तरीके से, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 3 लगभग यूनिटें रहती है जेड के अंदर भी। तो आपको ध्यान होगा कि हम किस तरीके से पशुओं का पालन करते हैं, पशुओं के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना, उस बीमारी का क्या उपाय है, किस तरीके से हम इलाज करें तो उनका इलाज संभव हो सकता है, किस तरीके से हम पशुओं का पालन करके अपनी आमदनी को और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम दूध का उत्पादन बढ़ा के हमारी आमदनी को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर फसलों का उत्पादन बढ़ा के हम किस तरीके से एग्रोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर आजकल आप देखते हैं कि अब एक कल्चर आ गया या फिर अपन क्या एक ट्रेंड आ गया कि भाई जगह जगह पे आप गार्डन देखते हैं, बागवानी देखते हैं, उद्यान देखते हैं, लोगों के घरों के आगे भी देखते हैं, स्कूलों में गार्डन देखते हैं या फिर पिकनिक स्थल पे देखते हैं। तो सब जगह पे पेड़ पौधे और पुष्प वाले पेड़ पौधे जो देखे जा रहे हैं, जिसमें एक आकर्षक बनाए जाते हैं, लुकिंग उनकी बहुत शानदार बनाई जाती है। तो इसमें भी आपका एक बहुत ही शानदार स्कोप रहता है, वो रहता है एक तरह से अपन कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, तो वो भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो कृषि विज्ञान भी बहुत सरल सब्जेक्ट है, इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करने वाला सब्जेक्ट है। और इसी तरीके से कृषि जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या रहता है? कृषि जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो 12th में तो और इजी है। 12th में तो ये तीनों सब्जेक्ट इतने इजी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसने लिए उसको ध्यान है, नहीं लिए उसको ध्यान भी नहीं रहेगा कि भाई वास्तव में सब्जेक्ट क्या है, या सर यूँ कहते रहे होंगे। नहीं, ये तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये इजीली अपन कह रहे हैं कि हार्ड है या फास्ट है या फिर इजी है। बिल्कुल एक कमज़ोर बच्चे के लिए ये एक साइंस स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा मौका है। और उस बायोलॉजी की बात करें तो जिसके अंदर आप देखेंगे कि नॉर्मली जो कृषि से संबंधित आने वाले पशु और पेड़ पौधे, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा नींबू वगैरह होते हैं, अमरूद वगैरह होते हैं, है ना। तो ये कुछ फल जो रहते हैं वो इसके अंतर्गत रहते हैं,
कॉकरोच वगैरह है, अर्थवर्म वगैरह है, टिड्डा वगैरह है, ये कुछ कीट होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतना हार्डली एंड फास्टली नहीं है कि बच्चे के अंदर एक इतना मस्तिष्क डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं उसका ये टिड्डा है, टिड्डा किस तरीके से जीवन चक्र चलता है, टिड्डे में क्या क्या है, उसकी कितनी टांगें हैं, क्या आंखें हैं, क्या शरीर कितने भागों में बटा है। मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केमिस्ट्री की बात करेंगे, कृषि रसायन विज्ञान की, तो 11th में हल्की सी आपको लगेगा कि यूपीएससी वगैरह जो नाम वगैरह रहते हैं, लेकिन 12th की जो केमिस्ट्री है वो बेहद सरल मानी जा रही है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, जिसमें दुग्ध विज्ञान दे रखा है, जिसके अंदर पीएच स्केल वगैरह दे रखा है, जिसके अंदर अपन कह रहे हैं एक तरह से किस तरीके से रसायनों का उपयोग हो रहा है, कौन अम्ल है, कौन क्षारीय है, ठीक है ना, कौन सा उपकरण काम में लिया जा रहा है, कौन सा उपकरण कृषि के अंतर्गत केमिस्ट्री में आ रहा है, कौन से रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, और रसायनों को किस तरीके से किस किस समय किस किस का छिड़काव किया जाना चाहिए। तो ये केमिस्ट्री भी इतना वो नहीं जितना आप समझ रहे होंगे। तो ये पांचों जो सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर संकाय के अंतर्गत आते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे 48 या 45 प्लस है उनके लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। जो समझ रहे हैं कि हम 70 से नीचे हैं, इससे ऊपर है 48 से, लेकिन इस बार तो कोई होगा ही नहीं 10th में, क्योंकि पूरे राजस्थान में 90 प्लस है। लेकिन एक समझ लेना, जिस स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया लेकिन उसको ध्यान है कि मैं कितने परसेंटेज के योग्य हूँ, तो उसको ये ध्यान रहेगा कि मैं इस परसेंटेज के योग्य हूँ, तो कहीं मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये आर्ट्स से भी बेहतर सब्जेक्ट है। और इसकी स्कोप भी आपको मैं बता दूं, कोई कमी नहीं है, भरमार पड़ी इसकी स्कोप की भी, लेकिन मेहनत की जरूरत है। एक आपको जेड का एग्जाम है वो क्लियर करना बेहद जरूरी है, लेकिन जब तक नहीं ठान पाओगे कि भाई हम क्लियर नहीं कराएंगे या ऐसा नहीं हो पाएगा, तो कोई होगा ही नहीं, तो मरना निश्चित है। क्योंकि आप पहले से ही ठान रहे हो कि हमें ये होगा ही नहीं, तो होना ही नहीं है। और यदि ठान लेंगे कि एग्जाम क्लियर करना है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। इसको क्लियर करके आप बीएससी के अंदर 12th के बाद में एडमिशन ले सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। भले वो हॉर्टिकल्चर के अंदर हम अपनाओ, एग्रोनॉमी के अंदर अपनाओ, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपनाओ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी करके, एमएससी करके आप बहुत सारे अलग अलग फार्मा के जो कंपनियां रहती हैं, बैंकों के अंदर इसका जॉब रहता है, कृषि प्रयोग के रूप में जॉब रहता है, काफ़ी इसके अलग अलग स्ट्रीम के अंदर जॉब रहते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपके पास पढ़ने का जुनून होना चाहिए, तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत कुछ कर पा सकते हैं। टैलेंट बच्चे जो 90 प्लस रहते हैं बिना एग्जाम दिए हुए, अब बिना एग्जाम वाले तो सभी 90 प्लस है, लेकिन एग्जाम देने के बाद भी जो बच्चे 90 प्लस रहे हैं, जो 10th क्लास पास आउट करने के बाद में, वो भी बच्चे ये एग्रीकल्चर लेके लगभग 99% तक इस स्ट्रीम के अंदर पहुंचे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं और कृषि संकाय के रूप में अपना भाग्य आजमा सकते हैं और साइंस का साइंस रख सकते हैं। कई बच्चों की थिंकिंग रहती है कि यार अपन को साइंस लेना है, फिर वो मैथ्स के अंदर चले जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, क्लासेस शुरू होती है तब मैथ्स प्ले नहीं पड़ती है, मैथ्स नहीं प्ले पड़ी तो फिजिक्स प्ले नहीं पड़ती है, फिर पूरा 11th के अंदर सेटलमेंट बिगड़ जाता है, फिर वो लुढ़कता हुआ तारा कहीं जाके गिरता है, उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना सब्जेक्ट इस तरीके से चॉइस करो पहले से ही कि आपकी तुलना क्या है, आप किस तरीके से हैं, आप कितने योग्य हैं, उसके अनुरूप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। और इस सब्जेक्ट का मौका तो बिल्कुल मत गंवाना लास्ट तक। बाकी अब सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि मैथ्स और साइंस के अंदर कौन सा क्या है। तो इसके अंदर का हम बात करें, मैथ्स के अंदर बात कर लें, आपको पहले बता दें कि मैथ्स की जब बात करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट एक बात रहेगी कि मैथ्स जो बच्चा ले रहा है उसमें कम से कम ये इंटरेस्टेड होना चाहिए कि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, हल करने का इंटरेस्ट है, यानी क्वेश्चन बार बार एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जुनून है, तो आप मैथ्स लीजिए। क्योंकि मैथ्स के बच्चे ज़्यादातर है वो आईआईटी में जाते हैं, नहीं तो बायोटेक में बायोटेक में भी कई बच्चे जाते हैं, और इस तरह से बीटेक के अंदर भी जाते हैं और इंजीनियरिंग के अंदर भी जाते हैं। ये इनके स्कोप रहते हैं।
तो ये फील्ड ज़्यादातर आपको अपन कहें कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या फिर सिविल है, इन जॉब के अंदर इंजीनियर बनने के ये स्कोप्स होते हैं जो गवर्नमेंट भी रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी भरमार रहती है। आईआईटी के तो बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, बिल्कुल आप आईआईटी सेलेक्ट कर सकते हैं और विशेष करके आप एनआईटी के अंदर भी जा सकते हैं, आईआईटी के अंदर भी जा सकते हैं। नज़दीक में जो अपन कह रहे हैं अपने गुजरात में सूरत में है एनआईटी, तो ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर पढ़ने का और लिखने का ये ज्ञान होना चाहिए तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट लेने के बाद यूँ नहीं कि मैथ्स लेके लोगों को फेमस करने के लिए भाई मेरी मैथ्स ली हुई, नहीं, आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि हमेशा मिस गाइडलाइन कोई नहीं करेगा, क्योंकि आगे का भविष्य सब इसी पर निर्भर है। इसलिए आपको समझना है कि मुझे मैथ लेनी है तो आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और मैथ्स को, ये तो सब्जेक्ट तो सभी कॉमन है भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन मैथ्स बराबर बैठेगी तभी फिजिक्स सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है ना, फिजिक्स उससे भी बेहतर बैठने लग जाएगी। तो इस तरीके से अपन कहें कि ये आपका सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्तर तक लेके जा सकता है मैथ्स का, और मैथ्स के साथ आप एडिशनल बायो भी ले सकते हैं और बायो के साथ एडिशनल मैथ्स भी ले सकते हैं। ये भी एक आपका एक ऑप्शन रहता है कि आप इस दोनों फील्ड के अंदर साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन वो काबिलियती स्टूडेंट यूँ नहीं कि इधर से भी टपक जाए उधर से भी टपक जाए। और इसके बाद अपन जहाँ साइंस बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें स्कोप की कोई कमी नहीं है, इतना फील्ड के अंदर स्कोप पड़ा है, जहां भी टपकोगे वहां पर भी आपको लड्डू मिल सकते हैं यदि सही समय पर और सही वक्त पर और सही गाइडलाइन के साथ गए तो, वरना कोई नहीं है। तो इसलिए इसमें भी बायोलॉजी के हैं, इसके अंदर भी एक एग्जाम होता है जिसको अपन नीट बोला करते हैं, और वैसे पहले इसको मेडिकल टेस्ट बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी वगैरह बोलते थे इसको। लेकिन ये नीट जो है इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि जीव विज्ञान बराबर रसायन प्लस फिजिक्स, बोले तो भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के अकेले जितने क्वेश्चन आएंगे उतने इन दोनों के आएंगे, इनके 45 क्वेश्चन रहेंगे, इसका भी 45 क्वेश्चन रहेंगे, इस बायोलॉजी के अकेले 90 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। ये 360 मार्क्स का पेपर बायोलॉजी का रहेगा इसमें, और 180 इसका और 180 इसका रहेगा। तो ये 360 या 360 दोनों मिला के होते हैं 720 नंबर का ये पेपर होता है। इसके अंदर बायोलॉजी 50% अपना ध्रुवीकरण रखती है। तो आप समझिए कि ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी आपका 50% पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ये आपको 25% सहयोग कर रहे हैं केमिस्ट्री एंड भौतिक। तो इसलिए आप अपना इसमें एकाधिकार पा सकते हैं, इसके अंदर आप जा सकते हैं और इसके अंदर डॉक्टर बनने के सपने पूरे कर सकते हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक कंपाउंडर बन सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ बन सकते हैं, ठीक है ना, आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं, आप सोनोग्राफी के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ये एमटी मेडिकल टेक्निकल लैब डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो लैब के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं। आप डी फॉर्मा है, बी फॉर्मा है, एम फॉर्मा के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से पुरानी लोगों ये ध्यान रखना होता है कि हमें फार्मेसी जॉब में जा सकते हैं, लैब में जा सकते हैं, सोनोग्राफी में जा सकते हैं, रेडियोग्राफी में जा सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ध्यान होगा कि मेडिकल के इतने स्कोप है, आप वेटेनरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना, पशु चिकित्सक बन सकते हैं, पशु के डॉक्टर बन सकते हैं, पशुओं के कंपाउंडर बन सकते हैं। तो इतने सारे जो स्कोप है ये आपको एक अकेली बायोलॉजी स्ट्रीम दे रही है, जितना बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं दे रहा है, जितना आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। हर फील्ड के अंदर आपको
छोटे से बड़े से लेके कहीं भी जाएंगे तो आप बायोलॉजी के इतने सारे जो स्ट्रीम हैं, क्या रे इतने सारे जो जॉब्स है वो आपको कहीं न कहीं किसी भी डिप्लोमे की ओर लाभान्वित करके या फिर डिग्री के अंदर या बीएससी कर सकते हैं। अब बीएससी के अंदर आप बीएससी एग्रीकल्चर, ये क्या रे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बीएससी इन्वायरमेंट से कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स से कर सकते हैं, ठीक है ना, बीएससी नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक तरह से अपन कह रहे हैं सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई, फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई, ठीक है ना। इस तरीके से अपन कह रहे हैं आप एक तरह से प्रयोगशाला सहायक बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो इतने सारे स्कोप रहते हैं जिसकी कोई गणना नहीं है इस स्ट्रीम के अंदर। तो प्राणियों, आपसे मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि यदि जिन्होंने 10th पास की और जिसके अंदर कुछ पढ़ने की उम्मीद है, वो उम्मीद लेके जो बैठे हैं, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो अपना सब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट करें, किसी के दबाव नहीं, बिना दबाव अपना सेलेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट से हम किस ओर जा सकते हैं। आपके सभी जो अपन कह रहे हैं इर्द गिर्द जो चारों तरफ देखें, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे लिए ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसके आप काबिलियत भी हैं, आप एजुकेशन का क्वालिफाई भी है, ऐसा आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और वो सब्जेक्ट आपके सामने है ऑलरेडी, साइंस बायोलॉजी, जो आपको पूरे जिधर भी देखोगे जितने भी स्कोप चल रहे हैं उन सभी स्कोप के अंदर आप एंट्री मार सकते हैं। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि आपके परसेंटेज 60+, 55+, तो आप नो डाउट 100% तक है तो आप इसके सब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं और 100% तक हासिल कर सकते हैं। ये कोई डाउट नहीं कि आप इसके अंदर ये नहीं कर पा सकते हैं, बिल्कुल कर पा सकते हैं। जैसा बताया जा रहा है वैसे पढ़ते जाएंगे तो कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका कठिन नहीं होता है, हमेशा सरलता से कठिनता की ओर जाना पड़ता है। और वो आपको एक जो शिक्षण पद्धतियाँ होती है वो आपको ये बताती है या सिखाती है कि स्टूडेंट को ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिसको हर कोई सब्जेक्ट ऐसा लगे कि मेरे लिए सरल है और सरल विधि से मैं उसको देख सकता हूँ। तो टीचर यही कोशिश करता है कि बच्चे को किसी भी तरीके से सरल विधि से कठिनता की ओर लेके जाए ताकि उसका दिमाग में लोड भी नहीं बढ़े और वो उसको आराम से सीख भी सके। तो सिखाने का काम गुरु का हो गया। अब आप समझ लीजिएगा कि ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, ये एक बड़ा एग्जाम जो नीट है इसके बारे में बता दिया। तो ये एक तरह से बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कोप थे वो आपको बता दिए गए। अब आप यूँ समझिए कि आपकी ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो 11th की भी स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तो आप अपने स्कूल से संपर्क करके अपने नंबर जो है वो उसको जो डेस्कटॉप है उससे अपन जुड़वाने की कोशिश करें और अपना एडमिशन है वो भी 10th जो स्टूडेंट हो गए वो 11th के अंदर ले लें कि हमें इस स्ट्रीम के अंदर जाना है, ताकि आपको उस ऐप के अंदर उस अलग अलग जो आपने लिया है सब्जेक्ट सेंड किया है उस संकाय के अंदर आपको जोड़ दिया जाए और उसकी क्लासें विधिवत रूप से आप भी देख सकते हैं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी विधिवत रूप से आपका जो है अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।